मैं समझता हूं आपके आज के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय जी की इस अंत्योदय सोच के साथ भारत के गरीब, भारत के पीड़ित, वंचित, दलित, शोषित, कृषक, जवान, सबके लिए सर्वांगीण विकास की सोच लेकर, होलिस्टिक ग्रोथ की सोच लेकर भारत की सरकार ने एक शुरुआत की और उस शुरुआत को मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं कि 2014 के पूर्व की सरकारें कहीं ना कहीं, आइए अभिनंदन है, आइए अभिनंदन है, अभिनंदन आदरणीय। 2014 के पूर्व की सरकारों की ढुलमुल नीतियों के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, दिशाहीन नेतृत्व के कारण इस देश की जनता ने आगे जाकर देश की सरकार में एक आमूलचूल परिवर्तन किया और एनडीए के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को स्थापित किया और मजबूत लोकतंत्र के साथ एक नए युग का आरंभ किया। यह भारत के लिए गौरव का विषय था। कुछ राजनेता सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने हितों को साधने के लिए समाज को कभी दलित नॉन दलित, कभी अगड़ों पिछड़ों में, कभी हिंदू मुस्लिम में बांटते रहे। कोई नेताजी कहते हैं मुस्लिम मेरे हैं, कोई बहन जी कहती हैं मुस्लिम मेरे हैं। प्रतिस्पर्धा इस बिंदु पर होनी चाहिए थी कि हमने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमने क्या किया। प्रतिस्पर्धा इस बात पर हो गई कि हमने किस धर्म और जाति को कितनी चुनाव में टिकटें बांटी। शर्मनाक विषय था। आज देश की जनता को हम समाज, धर्म, जात, बिरादरियों के अंदर अगड़ों पिछड़ों में बांटकर देश का भला नहीं कर सकते। और देश की जनता अब ये पहचान चुकी है कि ये समाज को बांटने वाले लोग, धर्म, जाति, बिरादरियों में बांटने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की, जब हम सबको साथ लेकर, सबका विकास, सबका साथ लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी देश का भला होने वाला है। ये बात सभी लोग अब समझ चुके हैं और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर भी आज एक ऐसी सरकार स्थापित हुई है जिस सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में ऐसे कार्य किए हैं जो कार्य 70 साल की आजादी के बाद भी नहीं शुरुआत हुए। अब जब मैं अपनी सरकार की उपलब्धियां बताऊंगा तो माननीय खड़गे जी, श्रद्धेय खड़गे जी, आप कहेंगे ये तो हमारी योजना थी, कहेंगे आप। मैं कहना चाहता हूं, कह दीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये आप कहेंगे। मुझे पता था खड़गे जी आप ये कहेंगे कि हमारी योजना है। 70 साल में से अधिकांश समय आपको मिला। पिछले 10 वर्षों में लगातार आपको काम करने का मौका मिला। 70 साल के साथ अधिकांश समय एक सरकार को, एक पार्टी को राज करने का मौका मिला और 10 वर्षों से तो लगातार आज देश ये पूछता है कि आखिरकार किस कारण से आप अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर सके। किस कारण से घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रह गई, गरीबी उठाओ का नारा रह गया। ये मैं पूछना चाहता हूं, ये मात्र घोषणाएं क्यों रह गई। और मुझे खुशी है कि ये सभी काम एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सानिध्य में इन सभी कामों को पूरा किया। और ये बात बताती है, इन कार्यों की असफलता और घोषणाएं गरीब और गरीब होता चला गया। ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं सफलता के प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किए गए। इसी कारण घोषणाएं बनकर रह गई। आज हमारे लिए यही शर्म की स्थिति है। आज सच्चाई ये है कि असफलता के प्रमाण है ये कि हमने सफलता के प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किए। अगर पूछना चाहेंगे तो दुष्यंत जी ने कहा है
कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ईमानदारी से उछालो यारो। अगर ईमानदारी से आपने अपने पूरे मनोयोग से सफलता के प्रयास किए होते तो आज प्रदेश की, देश की स्थिति मैं बताना चाहता हूं। देश आज 70 साल की आजादी के बाद 18,452 गांवों में बिजली नहीं है और हमारी सरकार ने मात्र 2 साल के अंदर 11,000 गांवों में बिजली ला दी। मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं Nothing will go on record. Only मैं इसका जवाब दें वो सरकारें। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 265 गांव में बिजली नहीं थी और पिछले 2 वर्षों में 264 गांव में हमारी सरकार ने बिजली लाई। मैं पूछना चाहता हूं, 2011-12 में एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ बिजली का उत्तर प्रदेश में। 2012-13 में 3 गांव का विद्युतीकरण और 2013-14 में एक भी गांव का विद्युतीकरण, यानी 3 साल में 3 गांवों का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ। और आज हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 11,000 गांव में और मई 2018 तक पूरे 18,000 गांव के अंदर आज हमारे प्रयास है कि हम अपना, प्रयास नहीं पूरा संकल्प है कि हम अपने इस बात को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कहावत है, आदरणीय अध्यक्ष जी, कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं कि हमारी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं थी, उनके परिणाम इस धरातल पर 2 साल के अंदर आ चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जनधन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ 68 लाख खाते खुले, जिसमें से 21 करोड़ खातों पर रुपए डेबिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये धरातल पर उतरी है योजनाएं। 9 करोड़ 90 लाख व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिभाग किया गया। 10 करोड़ जनता द्वारा, जिसमें से 10,000 दावों में से 7,000 दावों का भुगतान भी किया जा चुका है। 3 करोड़ व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिभाग किया गया, जिसमें से 54,000 दावे हमें प्राप्त हुए और 50,000 दावों का भुगतान किया जा चुका है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 41,92,000 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अब तक इस योजना में 1482.58 करोड़ का फंड जमा हो चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ 45 लाख व्यक्तियों को 89,390 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूं गर्व से और गौरव से कि इनमें से 58% लाभार्थी दलित व 76% लाभार्थी महिलाएं थी। ये सरकार दलित पीड़ित महिलाओं के सम्मान के प्रति समर्पित और संकल्पित सरकार है। विभिन्न अनुदानों के खातों में भेजने से 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का इस देश को फायदा हुआ। उजाला योजना के तहत 10,000 यूनिट प्रति वर्ष हमारे बचेंगी एलईडी बल्बों के माध्यम से। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख खाते खोले गए, जिनमें 11,269 करोड़ रुपए जमा किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2016-17 में 21,50,000 आवास पूर्ण कर लिए गए, जिनमें से 44 लाख आवास बजाए जाने की योजना है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और सीने के पीछे, मैं बताना चाहता हूं, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जिसके लिए राष्ट्र समर्पण की भावना हो, जिसके लिए गरीब किसान, जवान, नौजवान, माताओं बहनों का सम्मान का समर्पण भाव हो। और अगर इसकी जीती जागती मूर्ति देखनी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इस राष्ट्र की अखंडता, इस राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को मैं साधुवाद देता हूं। भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए
चर्चाएं होती थी, होते रहे थे। 20 साल से हम भी सुनते आ रहे थे कि एक रैंक एक पेंशन की बात चल रही है। सैनिकों के लिए चर्चाएं होती थी सालों से, महीनों दिनों से नहीं, सालों से, 20-25 सालों से। हमारी सरकार ने आज उन वीर सैनिकों के सम्मान के लिए एक रैंक एक पेंशन लागू करी, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए जिसके लिए जारी किए गए और जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पर अपनी जान न्यौछावर करने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्र की मुख्य धारा में रहकर कि कम से कम आज देश के आतंकवादियों के प्रति, देश के दुश्मनों के साथ लड़ते हुए हमारी सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी। लौटकर हमारे सैनिक सुरक्षित वापस आए, हमारे सैनिक सुरक्षित लौटकर वापस आए। मैं पूछना चाहता हूं आज विपक्ष से कि अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को भी अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगने का काम आप इस विपक्ष ने किया है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि उन सैनिकों को भी अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत देना पड़ा। याद करो इतिहास के उन पन्नों को, जब देश की जनता ने सबूत नहीं मांगे थे। बांग्लादेश के अंदर जब घटना हुई थी, उन वीर सैनिकों का सम्मान किया था। आज की घटना को याद करिए, सबूत मांगे हैं आपने उन वीर सैनिकों से, उनकी वीरता के सबूत मांगे हैं। कम से कम राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रहित के मुद्दों पर, जहां सैनिकों के सम्मान की बात हो, जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह अपेक्षा नहीं की जाती है एक लोकतंत्र से। यह मेरी प्रार्थना है। यह सरकार, आपकी सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, भ्रष्टाचार ने इस देश को दीमक की तरह से खा चुकी थी। भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों के घोटाले सुनकर विश्वास भी नहीं होता था, घबराहट भी होती थी कि कहीं कोयले में घोटाला 3 लाख करोड़ का, कहीं आसमान में स्पेक्ट्रम में घोटाला। आज उस भ्रष्टाचार पर जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले एसआईटी का गठन कर एक चोट करी हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लोकहित में कठोर निर्णय लेने के इस देश की एक परिपाटी रही है, लेकिन उस परिपाटी को लागू नहीं किया गया। हमारी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए एक भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक भीष्म प्रतिज्ञा की। 8 नवंबर की शाम 5 बजे एक फैसला लिया गया। इस देश के काले धन पर चोट करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। क्या उन्होंने इतना फैसला लिया? मुझे याद है इससे पहले कि एक प्रधानमंत्री जी 1976 में यह बात आई थी, उस वक्त के वित्त मंत्री जी ने कैसा फैसला हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त की ने यह कहकर बात टाल दी थी कि क्या यह आखिरी चुनाव है और चुनाव नहीं लड़ने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता था कि 2 महीने बाद चुनाव है 5 राज्यों में, लेकिन उनकी सोच थी कि मेरे लिए देश बड़ा है, चुनाव और राजनीति और सत्ता प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम देश में व्यवस्था बदलने आए हैं, हम सत्ता पाने के लिए नहीं आए हैं। ये बात मोदी जी को पता थी कि 2 महीने बाद चुनाव है। बहुत लोगों की चर्चा थी, अरे मोदी जी 2 महीने चुनाव तो हो जाने देते, कम से कम हमारी काली तिजोरी में जो फंसा खड़ा है उसका तो ठिकाने लग जाने देते कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और देश को आगे लेते हुए आज उन भ्रष्टाचारी नेताओं पर आज एक कुठाराघात, वज्राघात किया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। एक और बहुत बड़ी घटना इस आजादी के बाद हुई। आजादी के बाद ये जो हमारी वज्राघात हुआ है काले धन पर, यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था, यह नक्सलवादियों के खिलाफ था, यह आतंकवादियों के खिलाफ था, यह नकली नोट छापने वालों के खिलाफ था। शर्म की बात है कि पहली बार विपक्ष भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हुआ नजर आया। यह पहली बार हुआ है आजादी के बाद। यह शर्म की बात है। मुझे खुशी है उन राजनेताओं की जिन्होंने खुले मन से कहा कि हम इस काले धन के खिलाफ नोटबंदी के साथ हैं। मुझे खुशी होती
कि आज राष्ट्र हित में पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होता। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा था, मुझे खुशी होती कि पूरा विपक्ष भी साथ खड़ा होता, प्रधानमंत्री जी के गले में माला डालता का आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, कितना काला धन बैंकिंग चैनल्स में आया है। अब वो काला धन अब आज देश के विकास में इस्तेमाल होगा, ग्रामीण विकास में इस्तेमाल होगा। आज इस योजना को मेरे विपक्ष के भाइयों ने, ये भी बताऊंगा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनिए। अभी बताते हैं, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, Nothing will go on record. I am always still. अध्यक्ष जी, इस लोक हितकारी योजना पर प्रश्न उठे। अध्यक्ष जी, इस लोक हितकारी योजना पर प्रश्न उठे। इस पर प्रश्न उठा कि यह योजना बिना सोचे समझे आनन फानन में जारी की गई। मैं पूछना चाहता हूं, 26 करोड़ जनधन खाते, 1 रुपया बिना जमा कराए गरीब जिसने बैंक का दरवाजा नहीं देखा, उनके खाते खोलने की योजना किसकी थी? इस सरकार की। 65 करोड़, 125 करोड़ देशवासियों में से 65 करोड़ आधार कार्ड बनाने की योजना किसकी थी? इस सरकार की। रात को 8 बजे घोषणा हुई, रात को 8 बजे घोषणा होती है, अगले दिन सवेरे आपको नई करेंसी मिल जाती है। क्या ये योजना का हिस्सा नहीं था? क्या ये सोची समझी योजना नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, आज ये तीनों बातें का जवाब दे अगर विपक्ष, क्या आखिरकार 24 घंटे में आपके पास नई करेंसी कहां से आ गई? जो काम आप नहीं कर पाए, अब देश की आधी से ज्यादा आबादी को आधार कार्ड इस सरकार ने दिया। आप भी कर सकते थे। मैं 107 करोड़ है, 107 करोड़। किंतु भारत की जनता ने, जब एक टीवी का खबरिया चैनल लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति के मुंह के पास लगाता है कि कहो बाबा कैसा लगा, वो कहता है मोदी जी का फैसला है, राष्ट्र हित में है, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा लाइन की गरीबी। पूरे देश की जनता खड़ी हो गई हमारे प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के साथ, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गया। और विपक्ष की नजरें देखिए, मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। बहुत इंतजार था कि ना जाने क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। देश की जनता ने पूरे मनोयोग के साथ स्वीकार किया और आज काला धन वालों पर आज चोट पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बहुत बड़े फैसले लिए गए कि 3 लाख रुपए से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन अब नहीं होगा। तकलीफ हुई होगी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को। 2000 से ऊपर कैश चंदा नहीं दिया जा सकेगा। राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ हुई होगी, उनको जिन्होंने लिस्टें बनाकर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दिखा दी कि साहब हमें तो दान में मिले हैं पैसे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं, उनको तकलीफ होगी। मैं समझता हूं अब इस काला धन के खिलाफ इस लड़ाई में अभी तो जेब फटी है, अब कुर्ता भी फटने वाला है, कुर्ता भी फटने वाला है। ये मैं बताना चाहता हूं। आज हमारी सरकार, आज पंडित दीनदयाल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए हमारी सरकार ने अंत्योदय के मूल मंत्र, आजादी की किरण की रोशनी और हमारी सरकार के विकास और हमारे देश के विकास के कार्यों से किया हुआ फल पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उस गरीब तक पहुंचे, उस किसान तक पहुंचे। मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं, वो ये बताते हैं कि इनमें से अधिकांश लाभ गरीब को हुआ है, गरीब को, किसान को हुआ है, मजदूर को हुआ है। हमारे सरकार ने फैसले लिए, हमारी सरकार ने वो फैसले लिए जो संघीय ढांचे में संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए है, खाली किसी व्यक्ति या किसी परिवार या समाज के लिए विकास के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण राज्य के विकास के लिए है। और पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए आखिरी गरीब, किसान, जवान, नौजवान, किसी कृषक और मजदूर के लिए हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी
अभी फिर कहेंगे कि हाँ तो हमारी शुरुआत थी। मैं धन्यवाद देता हूं सदन को भी, मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन को भी, मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन को भी, लेकिन ये प्रयास का श्रेय हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है कि आज जीएसटी लागू हुआ है, वरना राज्यों में भेदभाव था। मैं कहना चाहता हूं राज्यों का प्रांतीय करों में हिस्सा 32% था, हमने 42% किया। फेडरल स्ट्रक्चर को सम्मान देते हुए हमने इसको 42% किया। आप क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं कर पाए? इस बात का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं कर पाए? आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर है, आज मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नए नित कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नए नित कीर्तिमान अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में चाहे हमारे किसानों का, श्रमिकों का, उद्यमियों का, युवाओं का, सेवादाताओं का, महिलाओं का, जिनका भी आवश्यकता थी, उन सभी का ध्यान रखा गया है। इन सरकार ने सबका साथ सबके विकास को मूल मंत्र मानते हुए हम लोगों ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था, और उस वादे के तहत 1159 रिडंडेंट लॉज, जो कानून बनाए गए थे लाल फीताशाही को बढ़ावा देने के लिए, उन कानूनों को समाप्त किया और 400 ऐसे और कानूनों पर काम चल रहा है। 1160 कानूनों को खत्म किया इस सरकार ने। यह सरकार की इच्छा शक्ति बताती है कि हम पारदर्शी सुशासन देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध हैं, और देश की जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तहत हम लोगों ने व्यवसायिक वातावरण बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इसमें राज्यों की रैंकिंग हमने शुरुआत की है। सरकार ने उद्योगों में युवाओं और महिलाओं, सरकार ने उद्योगों में युवाओं और महिलाओं की रुचि बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं को प्रारंभ किया है। इन योजनाओं के अंतर्गत नई तकनीक के विकास, नई खोज के तहत 10,000 करोड़ रुपए के फंड से ये योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें से 1,25,000 महिलाएं और 1,25,000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को बैंक के माध्यम से बिना कोई अतिरिक्त संपत्ति रहन किए हुए आज उनको ये सुविधाएं दी गई हैं। ये भारत सरकार की सोच है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार की इन नीतियों से न सिर्फ भारत में अपितु विश्व में हमारी साख बढ़ी है। एफडीआई में 2015-16 के अंदर 25% प्रगति बढ़ोतरी हुई है, और 2016-17 में 23% की प्रगति हुई है। ये बधाई है भारत की, भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरे विश्व की नजरों में भारत एक ऐसी ताकत बना है कि पूरा विश्व आज लालायित नजरों से हमारी तरफ देख रहा है। सरकार की नीतियों का लाभ सिर्फ उद्योगपति और व्यवसायियों तक सीमित नहीं है। इस सरकार ने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, उनको मूलधारा में भाग रखते हुए उनके विकास की योजनाएं तैयार की हैं। किसानों के श्रम के लिए मैं बताना चाहता हूं, किसानों के लिए कितनी योजनाएं इस सरकार ने लाई है। चाहे वो गन्ना किसानों का मुआवजा वापस करने की बात हो, चाहे हमारी फसलें किसानों की बर्बाद हो जाती थी, फसल किसान के लिए आत्महत्या कर लेते थे। नियम था कि 50% जब फसल बर्बाद होगी तभी कुछ मुआवजा मिलेगा, और किसी कारण भी नहीं सकते। हमारी सरकार ने कहा चाहे ज्यादा बारिश से हो जाए, चाहे ओला से हो जाए, किसी कारण से किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो 50 नहीं, अगर 30-33% फसल भी अगर बर्बाद हुई है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। यह हमारी फसल सरकार की किसानों के प्रति समर्पण था। फसल बीमा योजना 1 लाख रुपए की खरीफ और रबी के लिए मात्र 1500 या 2000 रुपए में, जिसकी बीमा की कोई नियम नहीं है। फसल बीमा योजना मैं समझता हूं किसानों के लिए एक जीवनदायिनी चीज है। आज हमारे देश का किसान, जिसे लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के भरोसे वो किसान हमेशा सरकार की तरफ नजरें देखता रहता था। आज उस किसान के साथ भारत की सरकार खड़ी हुई है। किसान भगवान की तरफ नजर टकटकी लगाए देखता था कि बारिश होगी तो मेरी फसल बढ़ेगी,
आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हम लोगों ने योजना बनाई है कि एक एक खेत हमारा बिना सिंचित हुए नहीं रहेगा, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, यह हमारी योजना है। एक एक बूंद पानी से हम किसान को फसल तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, यह हमारी सोच है। मैं समझता हूं हमारी सफलता खाली मौसम के भरोसे किसान को नहीं छोड़ेंगे, उस किसान के लिए हम लोगों ने और भी योजनाएं लाई। 1 रुपए महीने में अगर कुछ किसान का, गरीब का, मजदूर का अगर 2 लाख रुपए का बीमा होता है, ये किसकी सोच थी? 1 रुपए रोज में अटल पेंशन योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा योजना, ये किसकी सोच थी? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार के लिए किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, क्या किसी पूंजीपति के बेटी को जरूरत थी क्या? ये गरीब के लिए थी, ये किसान के लिए थी, ये योजनाएं मजदूर के लिए थी। किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे डेबिट कार्ड में बदला गया है। आज देश का किसान इस सरकार की तरफ एक पार्टनर बनकर, जब हमने एक सरकार ने कहा कि हम किसान की आय 5 साल में दुगनी कर देंगे, आज उस किसान का विश्वास इस सरकार में बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान बजट में कृषि ऋण हेतु 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख करोड़ का रकम फसल बीमा के योजना के लिए, ब्याज मुक्त क्रॉप के लिए अगर लोन देना है, साहूकार के पास किसान जाता था, 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े पर ब्याज लेता था। आज उसके खाते में, जनधन खाते में, वो चाहे जब 2000-5000 रुपए की रकम निकाल ले, वापस डाल दे बिना ब्याज के। ये सोच सिर्फ इस सरकार की हो सकती है। मैं ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या हमारी सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए कितना कुछ करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धनराशि को हम लोगों ने दुगना किया है और प्रीमियम की राशि को न्यूनतम स्तर पर लाया गया है कि जितना कम से कम हम प्रीमियम स्तर ला सकते हैं। किसान, मैं पेशे से डॉक्टर, बीमारी मलेरिया की इलाज टाइफाइड का हो, किसानों को यूरिया दिया जा रहा था, यूरिया के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, लाठीचार्ज होता था। मैं आज देश में मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी एक घटना हुई पूरे देश में पिछले 1.5 साल से कि जहां यूरिया के लिए लाठीचार्ज हुआ? नहीं, इसमें सरकार की नीति स्पष्ट थी। सरकार उन कंपनियों के साथ नहीं थी जो यूरिया को ब्लैक मार्केट में बेचते थे। हमने नीम लेपन किया यूरिया का, और यूरिया किसानों को उपलब्ध हुआ, उपलब्धता आसानी से उपलब्ध हुआ। एक भी घटना जहां आई हो आपके पास कि किसान को यूरिया नहीं मिला और किसान पर लाठी चार्ज हुआ, तो ये मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत की सरकार और जमीन में बेतहा इंतहा विदेशी कंपनियों से टाई अप था कि आप फर्टिलाइजर हमें दीजिए, हम किसान को बांटेंगे, किसान बिना समझे सोचे अपनी जमीन में जो मर्जी डाल देगा। आज 648 विज्ञान केंद्रों के द्वारा हम लोगों ने मृदा सॉइल टेस्ट के कार्ड जारी किए हैं। आज किसान अपनी जमीन का टेस्ट कराएगा, उसमें पोटाश की कमी है, उसमें यूरिया की कमी है, उसमें फॉस्फेट की कमी है, ये जानेगा और उतना ही फॉस्फेट और उतना ही होगा। इससे जो पॉल्यूशन हो रहा था, जो धरती के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा था केमिकल्स का, उससे भी देश की जनता बचेगी। ये भी हमारा एक संकल्प था और इसको हमने शुरुआत किया है और शुरुआत नहीं लागू भी कर दिया और इसके परिणाम भी आने लग गए हैं। किसान का माल बन जाता था, उसकी माल का कोई खरीदार नहीं होता था, सड़कों पर फेंके जाते थे। बीच के आड़ती और दलाल किसान की फसल का 50 पैसे किलो में, 10 पैसे 20 पैसे किलो में टमाटर और प्याज खरीदते थे। किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाता था। आज हमारी सरकार ने ई राष्ट्रीय मार्केट, वो टेंडर से माध्यम से अपने पूरा सामान देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है, ये शुरुआत हमारी सरकार ने करी है। ये सरकार की बहुत बड़ी किसानों के प्रति समर्पण भाव की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, बार बार विपक्षी इल्जाम लगाता रहा ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार, ये फैसले में जितने मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे फैसले, चाहे वो किसान बीमा योजना हो, सुकृति समृद्धि योजना हो, और यहां तक कि विमुद्रीकरण भी सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब और किसान जवान के लिए है। उज्ज्वला गैस योजना, माताएं बहनें, मैं समझता हूं देश में नहीं विश्व में भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। 1,20,00,000 लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि हम अपने गैस की सब्सिडी वापस करते हैं। ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी का वो आह्वान,
आज उसी परिपाटी के अंदर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1,20,00,000 लोगों ने गैस सब्सिडी वापस कर दी। कितना बड़ा कदम था, कितना बड़ा त्याग था इस देश की जनता का। मैं देश की जनता को साधुवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री जी के एक छोटे से आह्वान को उन्होंने एक संकल्प मान लिया और हमारी सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस उपलब्ध करा चुकी है और हम 5 करोड़ लोगों को यह उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमने ध्यान नहीं दिया कि ये गैस का चूल्हा किसको मिल रहा है, किस जाति को मिल रहा है, किस धर्म को मिल रहा है, किस मजहब को मिल रहा है। अगर इसकी जांच कराओगे तो पाओगे कि इसके अंदर किसी जात बिरादरी के अंदर, कोई धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये बात मैं गौरव से कहना चाहता हूं। हमारे 125 करोड़ देशवासी हमारी ताकत है और इस ताकत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां हमारी 65% आबादी 35 साल से कम है, यह हमारे भारत की ताकत है। उन युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, उन युवाओं के लिए भी भारत सरकार संकल्पित है कि उनकी ऊर्जा को, उनके उत्साह को अगर हम सही दिशा में प्रवाहित नहीं कर पाए, उनको अगर रास्ता नहीं दिखा पाए, खाली डिग्रियां देकर नहीं, देश के 4 करोड़ युवाओं को कौशल विकास के साथ हम उनको वो एक अच्छा खाली उद्यमी, खाली श्रमिक बनाएंगे ताकि वो रोजगार की लाइन में ना लगे और किसी भ्रष्टाचारी के हाथ में ना लगे कि तुम फला जाति के हो, इतने पैसे दोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। हमारी सरकार ने कहा कि आओ युवाओं, तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों के अंदर अब इंटरव्यू नहीं होगा। आज तीसरे और चौथे दर्जे का हमारा युवा आज सीधे नौकरी प्राप्त कर सकेगा। मैं बताना चाहता हूं कि 4 सालों में 1 करोड़ युवाओं को हम इतना सशक्त कर देंगे कि वो नौकरी की लाइन में ना लेकर नौकरदाताओं की लाइन में लगेगा, वो नौकरी देने वाला बनेगा। ये हमारी सरकार की सोच है। आदरणीय, इस प्रशिक्षुता योजना के तहत आदरणीय अध्यक्ष जी 10,000 करोड़ से ये योजना प्रारंभ की गई है। श्रमिकों की, मजदूरों की बेहतरी के लिए आज उनकी मिनिमम तनख्वाह के अंदर इस सरकार ने 42% की वृद्धि की है, जो एक इतिहास है कि 42% की इस बढ़ोतरी श्रमिकों के वेतन के अंदर करी है। बोनस की सीमा 3500 रुपए होती थी, आज उस 3500 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 7,000 रुपए किया गया है। यह भी इसी सरकार का कदम है। बोनस की पात्रता 10,000 रुपए तक सीमित थी, हमारी सरकार ने 21,000 रुपए की सीमा निश्चित की है। ये तीनों कदम श्रमिकों के लिए जीवनदायिनी का काम कर रहे हैं, आम कामगार के लिए, आम मजदूर के लिए, आम कर्मचारी के लिए आज काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कर्मचारी भविष्य योजना, एक मजदूर जब एक फैक्ट्री में काम कर कर दूसरे फैक्ट्री में कहीं चला जाता था तो उसका पिछला ईपीएफ का पता ही नहीं चलता था। हजारों करोड़ रुपया ईपीएफ के खातों में पड़ा हुआ था, ना वो मजदूर को मिलता था, ना वो देश के कहीं काम आता था, उनके खातों में बंद था। हमारी सरकार ने उनको एक यूआईडी नंबर दिया है जो पोर्टेबल है। अब देश के कोने में आप कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी काम करें, आप अपने यूआईडी नंबर को साथ लेकर जाएं, आपका ईपीएफ का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये आपकी सरकार ने किया है। मैं समझना चाहता हूं भारत की, खड़गे जी, मैं तो शुरुआत इस बात से कर चुका था, मुझे मालूम है मेरी आप हर बात पर आप ये कहेंगे कि ये हमारी योजना थी, लेकिन सवाल यही पूछा जाता है कि आप इसके पूरा क्यों नहीं कर पाए। उसका जवाब भी मैंने पूछा। खड़गे जी का बारी भी आने वाला है। आइए, नारी शक्ति को पूजने वाला ये देश, इस देश की बेटियों ने, चाहे वो साक्षी मलिक हो, दीपा कर्माकर हो, सिंधु हो, आज उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है। आज 50% उस आबादी की तरफ अपना कौशल प्रदर्शन और प्रतिकूल परंपराओं के कारण बेटी की संख्या घटती जा रही थी। हरियाणा जैसे राज्य में आज संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज हम बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना न सिर्फ लिंग अनुपात में सुधार लाएगी बल्कि हमारे महिलाओं के शिक्षा के दर में भी गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ये हमारी सोच है, हमारी सरकार की। माताएं बहनें, गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। माताओं बहनों जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में भेजी जाएंगे। 12 सप्ताह का उनका जो मात्र अवकाश होता था
उस अवकाश को बढ़ाकर कि माता अपने शिशु का लालन पालन ढंग से कर सके, उसको बढ़ाकर हमने 26 सप्ताह किया है। ये माताओं बहनों के प्रति हमारी सरकार की समर्पण भाव है। ये माताओं बहनों का जीवन स्तर उधारने की हमारी सोच है। मैं समझता हूं 55 लाख बच्चों को हमारी इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण सरकार ने किया है। ये भारत सरकार की सोच है कि भारत सरकार अपनी माताओं बहनों के लिए और क्या करना चाहती है, और जिसके कारण मातृत्व मृत्यु दर में और आईएमआर में भी बढ़ोतरी हुई है। आज देश के लिए मैं समझता हूं विभिन्न संस्कृति वाला ये देश, जहां कोस कोस पर भाषा, कोस कोस पर पानी और वाणी और वेशभूषा और खान पान बदल जाता है, लेकिन पूरा विश्व इस बात की तरफ चर्चित नजरों से देख रहा है कि फिर भी ये भारत एक है। ये कितनी भाषाएं, कितने खान पान, कितनी वेशभूषा, लेकिन भारत एक है। ये हमारा गर्व और गौरव है। और अपनी इसी सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है कि देश हमारा भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जब पाश्चात्य जगत शीत युग में काली कंदराओं में जीवन व्यतीत कर रहा था, हमारे संत महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से हिमालय के पर्वत की चोटियों में बैठकर कहीं ना कहीं जीवन और आत्मा के गूढ़ विषयों को पूरे विश्व को पढ़ाने में, समझाने में लगे हुए थे। आज बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर सतत दंश झेले। हमारी हम कभी आतताई देश नहीं रहे, हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन इस देश से बाहर जा भेजे गए जहाजों में प्रेम, नैतिकता और त्याग की भावना लेकर जाते थे, लेकिन अगर कोई छेड़ता था हमें तो हम छोड़ते भी नहीं होंगे। ये भी हम बताना चाहते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं बताना चाहता हूं इस नैतिकता के संदेश को महेंद्र वर्मन और संघ मित्राओं जैसी लोगों ने पहुंचाया है। इस देश के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। इस देश के पत्ते पत्ते में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इस देश की आत्मा में भगवान बुद्ध और महावीर का वास है। और इस देश के हर गीत में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का संगीत है। ये वही भारत देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते की प्रेरणा से भरी ये धरती, इस धरती के राग और इसके निवासी, अगर हम अपनी संस्कृति को, हम अपने इस विरासत को विश्व के सामने भी साझा करें, यह हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में भी मैं आने वाले अतिथियों की सुविधा के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश को पर्यटकों की दृष्टि से सबसे मुफीद देश है। ये हमारे पास पर्यटन की दृष्टि से सब कुछ है, सब कुछ है। चार खूबसूरत मौसम हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमाएं हमारे पास हैं, विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, मां गंगा हमारे पास है, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास बर्फ है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास इको टूरिज्म है। आज उस पर्यटन के कारण 1,56,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भारत सरकार के खाते में आती है। और मैं बताना चाहता हूं, जब पूरे विश्व में पर्यटन की प्रगति मात्र 4.6% है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कि पर्यटन हमारे देश की आर्थिक रीढ़ बने, युवाओं के रोजगार का साधन बने, महिलाओं के सशक्तिकरण का साधन बने, आज उसके कारण 15.6% की प्रगति हुई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। आप स्पेन में चले जाइए, आप जर्मनी में चले जाइए, आपको जर्मनी भाषा के साथ ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में मिल जाएगा कोई बताने वाला। हमारी सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी करी है, 24 घंटे 365 दिन 1363, जिसमें 12 भाषाओं में, अगर कोई जापानी टूरिस्ट आता है, रशियन टूरिस्ट आता है, पुलिस के थाने से बात नहीं हो पाती, उसे उस भाषा में जवाब मिलता है, उसे मदद मिलती है। यह आपकी सरकार ने किया है। 161 देशों को ई वीजा दिए गए हैं, इतिहास में पहली बार। और यही कारण है कि 15.7% की पर्यटन की दृष्टि विश्व के मुकाबले 4.6% में। और मैं बताना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के 2 महीने के आंकड़े भी मैं पेश करूंगा तो आपको अचंभा होगा। आप लोग कहेंगे 11.6% आंकड़ों में पर्यटकों की संख्या में बदलाव हुआ है और 15%, करीबन 14.6% मात्रा में धनराशि में के अंदर बढ़ावा हुआ है। ई टिकटिंग के माध्यम से 60% टिकटें, हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स को हमने ई टिकटिंग पे कर दिया है। 60%, 60 गुना बढ़ोतरी हुई है।
60 गुना। ये अपने आप में इतिहास है। मैं समझता हूं भारत की संस्कृति को फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत पर्व के माध्यम से हम विश्व के कोने कोने में ले जाएं, यह भी हमारी सोच है। भारत सरकार ने महान सिख गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती, रामानुजाचार्य जी की, दीनदयाल जी की, बंदा बहादुर सिंह जी की जयंती 300वीं मनाई है और इसी तरह हम अपने महापुरुषों को सम्मान देते रहेंगे। संपूर्ण विश्व को अहिंसा और सत्याग्रह के दुर्लभ शास्त्र से स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की एक देन है। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के साथ साथ साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष और उड़ीसा के खुर्दा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ का भी आयोजन किया गया है। भारत सरकार के लिए गर्व की बात है कि यूनेस्को की लिस्ट में नवनालंदा महाविहार, चंडीगढ़ की वास्तुकला, गुजरात की रानी की वाव और कंचनजंगा नेशनल पार्क जैसे पिछले 2 वर्षों में 5 स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। यह भी भारत सरकार के लिए गर्व और गौरव की बात है। विभिन्न राज्यों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक दूसरे से एक संवाद प्रस्थापित करने का एक अनूठा प्रयोग किया। इसी वर्ष आज से मात्र 15 दिन पहले हमारे गुजरात के बॉर्डर रण ऑफ कच्छ में पूरे देश के संस्कृति, पर्यटन एवं खेल मंत्री एवं अधिकारी के 400 लोग इकट्ठे हुए। 31 राज्यों से वहां पर सहभागिता हुई। सिर्फ 3 राज्य नहीं आ पाए थे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लक्षद्वीप। 31 देश और संगठनों ने वहां पर सहभागिता की। जहां 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देता हो, जहां जाने का साधन मात्र रेगिस्तान का जहाज खाली ऊंट हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग वहां पर देखना चाहते हो। मैं आपको आह्वान करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं देश का पर्यटन मंत्री होने के नाते, कर देखिए जाकर जहां 70 किलोमीटर तक पेड़ का हरा पत्ता नहीं दिखाई देता, जहां का गांव विकास तो छोड़ो, आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता था, आज वो गांव धोरडो गांव है रण ऑफ कच्छ में, आज वो एक्सपोर्ट करता है। 7 दिन से चलने वाला रण ऑफ कच्छ उत्सव आज 4 महीने 120 दिन चल रहा है। बुकिंग कराओगे, अगर सिफारिश करनी हो तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन नहीं मिलेगी। हो सकता है अभी 28 फरवरी तक चल रहा है, हो सकता है जगह ना मिल पाए। अगर ये देखना है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति की सोच हमारे प्रधानमंत्री की जी की जब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने एक कार्य शुरू किया था। मैं आह्वान करता हूं कि एक बार रण ऑफ कच्छ की उस भूमि में जाकर देखें जहां 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक चिड़िया उड़ती दिखाई नहीं देगी, हरा पत्ता दिखाई नहीं देगा, रास्ते में कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा, खाली मार्गदर्शकों के तहत से आप वहां पहुंचेंगे। वहां पर्यटन का कितना बड़ा क्षेत्र, ग्रामीण जनता का, वहां की जनता के दिन बदल गए। ये हमारी सोच कि जंगल में मंगल भी किया जा सकता है। अगर देखना हो तो इस चीज को देखिए। राष्ट्र निर्माता के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी हमारी आधारभूत हमारी सोच है कि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। 73,000 किलोमीटर सड़क हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस 2-2.5 साल के अंदर बनाई है। मैं गांव का छात्र हूं, एक गरीब किसान मास्टर का बेटा हूं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं। मेरे गांव में से भी जब ऊपर से कभी हवाई जहाज उतर जाता था तो मैं सोचता था कि कभी ना जाने इस जन्म में कभी हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने पर्यटन को देश के कोने कोने से जोड़ने के लिए नई नागरिक उड्डयन नीति लाए, जिसके तहत हमारे देश में 300 से अधिक हवाई पट्टियां हैं। मात्र 86 हवाई पट्टियां अभी तक इस्तेमाल हो रही थी। भारत सरकार ने सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, मुझे भी बोला गजपति राजू जी, मुझे भी उस उड्डयन नीति का हिस्सा बनने का मौका मिला। आज भारत सरकार ने टायर 2 और टायर 3 सिटी में 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम के माध्यम से मात्र 2500 रुपए किराए के माध्यम से आम आदमी को भी हवाई जहाज यात्रा का सपना। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां मात्र खाली 4 हवाई अड्डे थे, 2 हवाई अड्डे लखनऊ बनारस थे, भारत सरकार ने 9 हवाई अड्डों की कल्पना करी है नई उड्डयन नीति के तहत। और उसमें कानपुर से जहाज उड़ना भी शुरू हो गया है, इलाहाबाद का भी जीर्णोद्धार हो गया है। मैं बताना चाहता हूं भटिंडा के अंदर भी जहाज उतर चुका है। मंत्री जी, मैं कुछ गलत नहीं तो मुझे ठीक कर देना। ये भारत सरकार की योजनाएं हैं। 75,000 पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने ले किया है। सड़कों का बनाने की गति हमारे गडकरी जी, हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में 3 गुना बढ़ गई है। जहां प्रतिदिन किलोमीटर की संख्या बढ़कर 3 गुना बढ़ गई है। यह हमारी ईमानदारी की सोच का हिस्सा है और यह हमारे संकल्प का हिस्सा है। लोग राजनीति करते थे हमारे महापुरुषों के नाम पर। कोई कहता था मैं अम्बेडकरवादी हूं,
कोई कहता था मैं हूं। आज भारत की सरकार ने, गांधी जी हमारे हैं, देश के हैं, अंबेडकर जी देश के हैं। मैं बताना चाहता हूं, अंबेडकर जी के लिए पंच तीर्थ बनाने का काम उनके जन्म स्थल से, निर्वाण स्थल से लेकर उनकी योजनाओं को फलीभूत इस भारत की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ने किया है। सॉरी, मैं एक और आह्वान कर रहा हूं आपसे, एक और आमंत्रण दे रहा हूं मैं आपको। आपके प्रगति मैदान में जाकर सरदार पटेल, मैं एक और आमंत्रण दे रहा हूं। आपके पास में प्रगति मैदान में सरदार पटेल जी के जीवन पर एक म्यूजियम बना है। 565 रियासतों में बटा हुआ देश, ये देश सवाल पूछता था कि अगर पटेल नहीं होते तो ये 565 रियासतों वाला देश कहां होता। और अगला सवाल भी पूछता है कि अगर पटेल होते। ये सवालों के जवाब आज भी अनुत्तरित हैं। अगर देखना हो तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं, इस म्यूजियम को देखने जाइए कि सरदार पटेल की योजनाओं को, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए जीवन के दुनिया भर के सवाल थे देश की जनता के दिमाग। देश का युवा सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में जानना चाहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी फाइलों को हम सार्वजनिक करें। हम लोगों ने सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है, कुछ और बची हैं वो भी सार्वजनिक हो जाएंगी। आज देश के लिए छोटी सी, आज देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अगर ये कहे कि मैं चिंतित हूं कि मेरी बहन बेटियां शौचालय कहां जाएंगी। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, मुझे ध्यान है मेरी क्लास में 10 लड़कियां पढ़ती थी जो बेचारी सवेरे पेशाब कर कर चलती थी, 8 घंटे का इंतजार करती थी। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं। 8 घंटे सारी टॉयलेट जाने से इसलिए रुकती थी, पेशाब इसलिए रोकती थी क्योंकि उसके स्कूल में टॉयलेट नहीं था। बेचारी बीमारियां फैलती थी, इन्फेक्शन फैलते थे। इस सोच को आज लेकर 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण इस देश में हो चुका है। और भारत के 1,40,000 गांव, 1,40,000 गांव आज शौच जाना, खुले में शौच जाना खत्म हो चुका है। ये सोच आपकी नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं था, इनका ध्यान बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में ध्यान था। इनका ध्यान और भ्रष्टाचार से लेकर और जाति बिरादरियों की राजनीति में भिड़ाने के कामों में लगा हुआ था। आज अपनी राजनीति के लिए लगा हुआ था, इसलिए छोटे बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। विमुद्रीकरण को आज एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक कदम है भारत की आर्थिक प्रगति के लिए, भारत के गरीब के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका देश की जनता ने सहे दिल से, और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोगों ने कदम उठाए हैं। बायोमेट्रिक आधार पर डिजिटलाइजेशन के लिए जो कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं उसके प्रयास, उसके रिजल्ट आने लग गए हैं। और भारत के हमारे वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, इन्होंने उन्हीं दिवसों को जान देते हुए हमारी सरकार बजट में भी बहुत सारे जो प्रस्ताव किए गए हैं, मैं आज एक और बधाई दे दूं। आज महान संत कबीर जी, जिनका जीवन आज से 600 साल पहले भी उनके दिए गए संदेश आज वो शाश्वत हैं। आज हमारे देश की, मैं समझता हूं उनके दोहों में आज भी वो गुण हैं जो समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। आज महान संत कबीर साहब का निर्माण दिवस है। भारत की सरकार ने कबीर साहब के निर्माण स्थल पर, मगहर पर और कबीर चौरा पर 24 करोड़ रुपए की राशि से उनका एक भव्य म्यूजियम आपकी सरकार ने किया है। और घोषणा नहीं, उसका काम शुरू होकर शिलान्यास भी कर काम भी शुरू हो चुका है। ये मैं बधाई देता हूं, आज कबीर साहब के प्रति नमन भी करता हूं। आज बजट के अंदर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं, कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 9,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटन किया गया है। किसान की ग्रामीण क्षेत्रों में 1,87,000 करोड़ का प्रावधान खासतौर पर किया गया है। बेघरों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2020 तक रेलवे क्रॉसिंग्स को मानव रहित करने का काम किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8% ब्याज उनको अपनी बचत पर जरूर मिलेगा, इसका भी प्रावधान किया गया है। 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन चालू करने का, और सबसे बड़ा काम
देश का धन लेकर विदेश जा रहे स्विस बैंकों के खातेदारों के प्रति इतना कठोर कानून बनाया है कि अब कोई व्यक्ति यहां से देश का पैसा लेकर बाहर नहीं जा पाएगा। इसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए थी। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए थी। जो स्विस बैंक में जिनके खुद के खाते हैं वो ये काम नहीं कर सकते थे, ये काम वही इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कर सकता है। सौर ऊर्जा हमारे देश की वैकल्पिक ऊर्जा बने। 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का योजना हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा विकास के दूसरे चरण की शुरुआत में रखी है। 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य हमने रखा है। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य हमने रखा है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवंटन की राशि हमने 35% बढ़ाकर 52,000 करोड़ रुपए हमने गोदे किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपनों को साकार करने के लिए कि मेरा आम आदमी आज संकल्पबद्ध है। इस सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार के जो कदम उठाए गए थे अब नहीं सुनने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं 200 कोयले की खदानें 4 लाख करोड़ में बिक गई। नीलामी हुई पारदर्शिता के साथ। आज स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,10,000 करोड़ रुपया भारत के सरकार के खजाने में आया। कहीं आवाज उठी? क्योंकि हमारा दिल साफ था, हमारी आत्मा साफ थी, हमारी नीयत साफ थी, हमारी नीतियां साफ थी, ईमानदार थी कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवारों के खजाने नहीं भरना चाहते। हमारी नीतियां साफ थी। मोदी सरकार ने प्रांतीय करों में देशों को मजबूत किया है उनका हिस्सा बढ़ाने के लिए। उद्योग में फैसला लेना, गन्ना किसान परेशान था, उनमें इथेनॉल की 5% बढ़ाकर 10% करी। ये हमारी सरकार की सोच थी। चीनी पर हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 40% कर दी ताकि हमारे गन्ना किसान को मजबूती मिले। ये भारत सरकार की सोच थी। सागरमाला योजना के तहत आज हमारे पास इतने द्वीप है, करीबन 1100 द्वीप हमारे पास है, जिनमें से शुरुआत के तौर पर 26 द्वीपों का हमने शुरुआत किया गया है। सरकार संकल्पित है नए फूड पार्क के माध्यम से और सभी हमारी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पुलिस में किया गया है। मैं समझता हूं ये ऐसे काम हैं जो देश को एक नया भारत, नया विकसित भारत, एक सम्मानित भारत, एक गौरवशाली भारत बनाने की ओर भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है और हम ये पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ेंगे, हम सब गाड़ी के पहिए की तरह चलकर। लेकिन मेरी एक अपील अपने विपक्ष के भाइयों से है कि कम से कम राष्ट्र हित के मुद्दों पर राजनीति ना करें। आप आइए संकल्प लें कि हम सब मिलकर इस अधिवेशन में एकत्रित हुए सभी लोकसभा सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उल्लिखित सभी तथ्यों का मैं समर्थन करता हूं। भारत को श्रेष्ठ भारत एनडीए का सद प्रयास सफल होगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों, संस्थाओं, नागरिकों का उच्चतम सहयोग मिलेगा। इन विचारों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस अधिवेशन में एकत्र हुए लोकसभा सदस्य 31 जनवरी 2017 को एकत्र हुए सदन के दोनों सदनों की समवेत बैठक को दिए गए अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति जी का गहरा आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद।